हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ऑप्थेल्मोलॉजी। सबसे पहले ऑप्थेल्मोलॉजी का डिस्कवर किसने किया है? तो उनका नाम है एल्ब्रेक्ट वॉन ग्राफी। ठीक है, जब वॉन ग्राफी की बात ही लेके आए हैं तो हम इससे रिलेटेड दो साइन देख लेते हैं। एक होता है वॉन ग्राफी और दूसरा होता है सीडो वॉन ग्राफी। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, इन दोनों में क्या होता है, आई जितना ओपन होना चाहिए उससे ज़्यादा ओपन होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम इक्ज़ोथैल्मोस भी कहते हैं। जैसे कि हमारा जो आईलिड है वो ओपन होना चाहिए इतना, ठीक है, ये नॉर्मल आईलिड है, लेकिन क्या होगा ना, उसमें इतना ओपन होगा जितना उससे ज़्यादा। ये होता क्यों है? जैसा कि हमें पता है आईलिड ओपन और क्लोज करने के लिए मसल उसमें हेल्प करता है। तो मेनली ओपन या एलिवेट करने के लिए आईलिड को 3 मसल का इन्वॉल्वमेंट लगता है, लेकिन ये जो हम बता रहे हैं बॉन ग्राफी में, इसमें मेनली मूलर मसल का मेन योगदान होता है। ये मूलर मसल क्या करता है? तो ये मूलर मसल में एक नर्व होता है, सिंपैथेटिक नर्व, इसके कारण ही हमारा आईलिड ज़्यादा ओपन होता है। ठीक है, तो अब चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक है वॉन ग्राफी और दूसरा है सीडो वॉन ग्राफी। तो वॉन ग्राफी होता क्यों है? तो वॉन ग्राफी मेनली आपको देखने के लिए मिलेगा हाइपर थायरोडिज्म पेशेंट में, और जो सीडो वॉन ग्राफी है वो आपको देखने को मिलेगा थर्ड नर्व रीजनरेशन के कारण। मतलब कि कोई ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आपको क्या होगा, ये थर्ड नर्व रीजनरेशन हो जाएगा, जिसके कारण आपको सीडो वॉन ग्राफी साइन देखने को मिलेगा। और हाइपरथायरॉयडिज्म में कैसे? तो हाइपरथायरॉयडिज्म में मेनली थायरोक्सिन का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। थायरोक्सिन क्या करता है? सिंपैथेटिक नर्व को स्टिमुलेट करता है, और सिंपैथेटिक नर्व किसको स्टिमुलेट करता है? हमारा मूलर मसल, जो आईलिड में मेनली एलिवेशन का काम करता है। तो जब हम पेशेंट को कहेंगे ना कि आई को ओपन कीजिए, जब वो आई ओपन करेगा तो नॉर्मल इतना होना चाहिए, लेकिन उसका आई ओपन इतना होगा, ठीक है, क्योंकि आईलिड कुछ ज़्यादा ही स्टिमुलेट हो जाता है। जब पेशेंट को हम कहेंगे कि आप अपना आईलिड माने आई क्लोज कीजिए, क्लोज नहीं, थोड़ा नीचे देखिए, तो जब नॉर्मल आई है उसमें वो नीचे देखेंगे तो इतना तक होगा, पुपिल आराम से पुपिल दिखेगा, कॉर्निया नहीं दिखेगा। लेकिन जो पेशेंट जिनको वॉन है या सीडोग्राफी साइन है, उनमें आईलिड पूरी तरह क्लोज नहीं हो पाएगा और कॉर्निया भी दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसमें क्या हो चुका है, ऑलरेडी स्टिमुलेट हो गया है मूरल मसल। ठीक है, तो आप ये समझ गए दो साइन, कौन सा, वॉन ग्राफी साइन और सीडो वॉन ग्राफी साइन। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं लोकेशन में। हमारा आई आई मेनली प्रेजेंट होता है ऑर्बिट ऑफ द स्कल में। क्या में? ऑर्बिट ऑफ द स्कल में। ठीक है, इतना याद हो गया। मेनली जो हमारा आई है इसमें 3 लेयर होते हैं, फाइब्रस लेयर, वेस्कुलर लेयर और लेटिना। यहाँ पे पहुँचने के पहले हम आई वॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑर्बिट है और इसके अंदर हमारा आई वॉल इस तरह से अंदर में प्रेजेंट रहता है। तो आई बॉल और ऑर्बिट का एमिल जानते हैं। हमारे आई में 2 ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, एक राइट और लेफ्ट। जो ऑर्बिट है ना उसका एमिल होता है 30 ml। कितना? 30 ml। और जो हमारा आई बॉल है उसका कितना होता है? 6 ml होता है। तो ये ईजिली फिट कर जाता है। तो फिट करने में कौन कौन हेल्प करता है? मेनली इसमें 7 अटैचमेंट होते हैं, 6 होता है मसल का और 1 होता है नर्व का। तो कौन कौन मसल? तो मेनली 6 मसल। ठीक है, तो आई बनाती हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। ये हमारा मान लीजिए आई है, ठीक है। तो ये जो इसमें 2 मसल हेल्प करते हैं, एक होता है रेक्टस, दूसरा ऑब्लिक। 4 रेक्टस मसल होते हैं, 2 ऑब्लिक मसल होते हैं। रेक्टस मसल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहले मीडियल, लेटरल, सुपीरियर, इन्फीरियर। मतलब कि मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस और लेटरल रेक्टस, ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर ऑब्लिक। इस तरह से मसल अटैच होता है।
और जब नर्व की बात करें तो ऑप्थेल्मिक नर्व। ठीक है। अब आई बॉल के बारे में बताती हूँ। जो हमारा आई बॉल है ना, वो मेनली आपको पता है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो आई बॉल में जो एंटीरियर 1/6 पार्ट है वो क्या है, कॉर्निया है। और ये कॉर्निया क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। और जो पोस्टीरियर 5/6 पार्ट है वो क्या है, स्क्लेरा है। ये मेनली ओपेक और वाइट इन नेचर है। और जहाँ ये कॉर्निया और स्क्लेरा मिलेगा उस पार्ट को लिम्बस कहते हैं। क्या, लिम्बस। चलिए अब बढ़ते हैं 3 लेयर ऑफ आई। क्या क्या था, फाइब्रस कोट, वेस्कुलर कोट और रेटिना। जो फाइब्रस कोट है ना, वही है वाइट पार्ट कॉल्ड स्क्लेरा। मतलब कि जो हम 5/6 पार्ट पढ़े थे उसी को हम फाइब्रस कोट पार्ट कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो आगे वाला पार्ट था उसको कहते हैं कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट पोर्शन है। तो फाइब्रस कोट में हमने क्या क्या देखा, स्क्लेरा और कॉर्निया दोनों को मिला के बनता है हमारा फाइब्रस कोट। स्क्लेरा है जो वाइट पोर्शन है और जो कॉर्निया है वो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आइरिस के ऊपर। और कॉर्निया में बहुत सारे कोलाजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये हमारा जो फाइब्रस कोट जो स्क्लेरा और कॉर्निया है, इसमें जो हमारा कॉर्निया पार्ट है उसमें कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो फिर कॉर्निया को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो इन्वायरमेंट के थ्रू डायरेक्ट डिफ्यूजन से ये क्या करता है, अपने आप को न्यूरिश करता है। दूसरा पार्ट वेस्कुलर कोट। वेस्कुलर कोट में नाम से ही क्या लग रहा है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो उसमें आता है हमारा क्लोराइड। क्लोराइड क्या है, एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है। और इसका कलर ब्लू क्यों होता है, तो इसमें मिलानिन प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो जितना ज़्यादा मिलानिन होगा उतना ज़्यादा ब्लैक होगा, ब्लैक या ब्राउन, माइल्ड ब्लू। और ग्रीन जिसमें होता है हमारा क्लोराइड, उसको मॉडरेट मिलानिन प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो चलिए पिक्चर से देखते हैं। हमारा ये क्या है, सेकेंड लेयर है जिसको क्लोराइड कहते हैं। ये क्लोराइड आगे जाके एक एक्सटेंशन बनाया है जिसको हम सिरिलरी बॉडी कहते हैं। इसी सिरिलरी बॉडी में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम आइरिस कहते हैं। और दो आइरिस के बीच में जो होल होता है उसको हम पिपिल कहते हैं। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक क्वेश्चन है कि ये क्लोराइड में मिलानिन क्यों होता है। मिलानिन इसलिए होता है ताकि वो रिफ्लेक्शन को रोक सके। अगर रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज सही से नहीं बन पाएगा, तो इसलिए वो रिफ्लेक्शन को रोकता है और एक्स्ट्रा लाइट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है। रेटिना। रेटिना का कैसा कलर होता है, इसका भी कलर ब्लूइश होता है। सेम मिलानिन प्रेजेंट होते हैं ताकि वो रिफ्लेक्शन को स्टॉप कर सके। रेटिना का मेनली 2 लेयर होता है, न्यूरल लेयर और पिगमेंटेड लेयर। जो इनर लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूरल लेयर कहते हैं। ठीक है। और इनर कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले आई का जान लीजिए। जब हम रेटिना की बात करते हैं तो इनर लेयर किसको कहेंगे, जो स्कल की तरफ जा रहा है उसको, या जो आई बॉल के अंदर आ रहा है उसको। तो मेनली हम सोचते हैं इनर लेयर मतलब जो स्कल के पास है, गलत। इनर लेयर मतलब कि सबसे आउटर लेयर में स्क्लेरा आ रहा है, जैसे हम आई बॉल के अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे वो इनर लेयर आ रहा है। मतलब सबसे ऊपर क्या है, स्क्लेरा, फिर क्लोराइड, और जो इनर लेयर है वो रेटिना है। ठीक है। तो रेटिना में इनर लेयर मतलब कि 2 लेयर होता है, यहाँ पर एक लेयर, ये दूसरा लेयर। तो ये बाहर वाला लेयर को हम कह रहे हैं इनर लेयर, ये है न्यूरल लेयर। और यहाँ पर जो मेनली किसमें हमारा क्लोराइड के तरफ होता है उसको कहते हैं पिगमेंटेड लेयर। जो न्यूरल लेयर होता है इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, गैंग्लियोनिक सेल होते हैं। ठीक है। और इसका हम धीरे धीरे पूरा पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। मेनली इसी में रद और कोन प्रेजेंट होता है, फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं,
तो फोटोरिसेप्टर्स को ही रॉड और कोन कहते हैं। तो रॉड मेनली दो पार्ट होता है, उसका दोनों रॉड इन शेप होगा, लेकिन जो कोन है वो क्या होगा, या तो रॉड और रद दोनों हो सकता है, या रद और कोन जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, तीनों लेयर के बारे में पढ़ लिया। अब वापस आते हैं आई बॉल में। जो आई बॉल में कौन सा था, कॉर्निया पार्ट। चलिए इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। कॉर्निया, कॉर्निया का थिकनेस क्या होता है, चेंज होता है, जिसको मेजर किया जाता है मेनली केराटोमेट्री के द्वारा। किसके द्वारा, तो स्पेलिंग बताती हूँ, KERATOMETRY। केराटोमेट्री क्या होता है, ये मेनली कॉर्निया के थिकनेस को क्या करता है, मेजर करता है। तो अब कॉर्निया के थिकनेस को मेजर करने की क्या ज़रूरत है, तो ये मेनली किया जाता है ताकि कॉर्निया अगर पतला हो गया, मोटा हो गया, इसको देखने के लिए। तो ये क्यों, एक डिजीज है जिसका नाम है केराटोकोनस। क्या डिजीज का नाम है, KERATO। केराटो मतलब समझ लीजिएगा कि स्क्लेरा क्या बात कर रहा है। तो एक डिजीज का नाम है जिसका नाम है केराटोकोनस। ये एक डिसऑर्डर है जो मेनली कॉर्निया के थीन मतलब पतले होने के कारण होता है। तो इसमें साइन और सिम्टम क्या होंगे, तो ब्लर विजन होगा, डबल विजन होगा, नियर साइटेडनेस होंगे, मतलब कि दूर का नहीं दिखेगा, और इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होगा, लाइट सेंसिटिव हो जाएगा, जिसके कारण दोनों आँख क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पहले हम इसको मेजर करेंगे तभी तो जानेंगे। तो कॉर्निया के थिकनेस को कौन मेजर करता है, केराटोमेट्री। क्यों, ताकि हम जान सके कि इसको केराटोकोनस डिजीज है कि नहीं है। जब केराटोकोनस डिजीज होता है तो मेनली हम प्रिस्क्राइब करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस। और इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको कहते हैं प्लासिडो डिस्क। क्या, प्लासिडो डिस्क। ये क्या है, जब नॉर्मल आई है तो कोई भी रिफ्लेक्टेड पैटर्न नहीं होता, लेकिन केराटोकोनस में डिस्टॉर्शन होते हैं। डिस्टॉर्शन होने का क्या मतलब है कि इधर उधर इमेज जाता है, तो हम उसमें फिर ये प्लासिडो डिस्क यूज करते हैं। अब ये प्लासिडो डिस्क होता क्या है, तो प्लासिडो डिस्क का दूसरा नाम केराटोस्कोप भी है। ठीक है, ये एक ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट है। मेनली ये एक्सेस करता है एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया के शेप को। और ये किस में यूज होता है, तो ये ऐसे पेशेंट में यूज होता है जिसको मेनली एस्टिग्मेटिज्म है या कॉर्निया डिस्ट्रोफी है। और इसमें मेनली रिंग क्या होता है, डिस्टॉर्टेड होने लगता है। तो ये जो हमारा प्लेसिडो डिस्क है ये होता कैसा है, तो इस तरह से। आजकल तो क्या हो गया है, कंप्यूटर भी आ गया है, तो उसको कहते हैं कॉर्निया टोमोग्राफी। कंप्यूटर के थ्रू भी ये किया जाता है। दूसरा जो मेथड है कॉर्निया के थिकनेस को करने के लिए वो है पैचीमेट्री। क्या है, पैचीमेट्री। अब ये पैचीमेट्री और जो अभी पढ़ा है उसमें क्या डिफरेंस है, तो जो केराटोमेट्री है वो कर्वल्चर, कॉर्निया के कर्वल्चर को मेजर करता है, और जो पैचीमेट्री है वो कॉर्निया के थिकनेस को मेजर करता है। जो केराटोमेट्री है वो मेनली केराटोकोनस डिजीज के लिए होता है, और जो पैचीमेट्री है ये मेजर करता है ग्लाउकोमा और रिफ्लेक्टिव सर्जरी को। ठीक है, तो सबसे पहले पैचीमेट्री में हम ये देखते हैं कि जो हमारा, अगर हम कॉर्निया के थिकनेस को देख रहे हैं तो हमारा नॉर्मल जो थिकनेस होता है वो तो आना चाहिए। तो नॉर्मल कॉर्निया का थिकनेस होता है 500 से 600 माइक्रोन। ठीक है, एवरेज हम लेते हैं तो लेते हैं 540 माइक्रोन। तो हम यही उसमें मेजर करते हैं किसके द्वारा, पैचीमेट्री। तो ये पैचीमेट्री किसके लिए होता है, तो ग्लाउकोमा और रिफ्लेक्टिव सर्जरी के लिए होता है। सबसे पहले आप ग्लाउकोमा में आते हैं, तो आपको पता होगा कि ग्लाउकोमा क्यों होता है, हम आगे वीडियो में डील करेंगे, लेकिन एक समझ लीजिए कि हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर के बढ़ने के कारण होता है।
नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर कितना होता है 10 to 21 mm ऑफ Hg। एवरेज की बात करें तो 16 mm ऑफ Hg। ठीक है। ग्लाउकोमा में क्या होता है ना, ये जो इंट्राओकुलर प्रेशर है ये ग्रेटर देन 21 mm Hg हो जाता है। ठीक है। तो इंट्राओकुलर प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं, तो इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम कहते हैं टोनोमीटर। क्या कहते हैं, टोनोमीटर। टोनोमीटर कहीं पर भी टर्म सुनिए तो समझ जाइए ये इंट्राओकुलर प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए अगर कॉर्निया क्या हो जाए, ठीक हो जाए, इसका मतलब क्या है, हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, फॉल्सली लेकिन हाई हो रहा है। अगर कॉर्निया थीन हो जाए तो फॉल्सली हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ठीक है। ये फॉल्सली मेजर करता है ताकि हम ये समझ सकें कि कॉर्निया थिकनेस भी क्या है, एक फैक्टर हो सकता है ग्लाउकोमा का, और इसको हम सही कर सकें इस फैक्टर को। तो इस फैक्टर को सही कैसे करेंगे, तो समझ फैक्टर को सही हम इस तरह से करेंगे कि मान लीजिए कि थिकनेस बढ़ रहा है, तो कॉर्निया का अगर 10 माइक्रो थिकनेस बढ़ता है तो इसका मतलब है, हम समझते हैं कि इंट्राओकुलर प्रेशर 1 mm Hg क्या हो रहा है, mm ऑफ Hg इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि हम ये थिकनेस क्यों देखते हैं, तो ये हम थिकनेस इसलिए देखते हैं कि जितना थिकनेस बढ़ेगा उतना आईओपी बढ़ेगा फॉल्सली, और इसको हम क्या में हेल्प करते हैं, तो कॉर्निया के थिकनेस को सही करने में और करेक्शन फैक्टर को सही करने में। अब करेक्शन फैक्टर क्या है, तो करेक्शन फैक्टर में अगर हम कॉर्निया का थिकनेस 10 माइक्रोमीटर ज़्यादा देखते हैं तो इसका मतलब क्या समझते हैं कि आईओपी कितना ज़्यादा है, 1 mm ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब अगर 20 माइक्रोन ज़्यादा देखेंगे तो कितना थिक ये आईओपी बढ़ेगा, 2 mm ऑफ Hg बढ़ेगा। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आते हैं क्या, दूसरा कौन सी बीमारी था, रिफ्रैक्टिव सर्जरी। रिफ्रैक्टिव सर्जरी को हम क्या कहते हैं, लेसिक भी कहते हैं। लेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लेसिक का फुल फॉर्म होता है लेजर, LAS से क्या होता है लेजर, आई से होता है इन सीटू और के से होता है केराटोमिलियस। ये एक बहुत पॉपुलर सर्जरी है विजन को करेक्ट करने के लिए, मेनली जिसको नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस है, और उसको जिसको एस्टिग्मेटिज्म है। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये जो रेसिक है ये मेनली हम कैसे जानते हैं, तो अगर पैचिमेट्री ग्रेटर देन 510 माइक्रोन ज़्यादा हो गया या रेसिडुअल स्ट्रोमल विद 250 माइक्रोन से ज़्यादा हो गया तो हम समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी करना है। तो अगर कोई पूछेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता कितना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है। ठीक है। कॉर्निया का 1.376 होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए याद रखिए, कॉर्निया का कितना होता है 1.376 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्वस ह्यूमर का कितना होता है 1.33। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर का सेम होता है 1.33, लेकिन जब लेंस की बात करें तो 1.33 से 1.4 के बीच में होता है। 1.38 से 1.4 के बीच में होता है। 1.38 कहाँ पे होता है, पेरिफेरल में, और 1.4 कहाँ पे होता है, सेंटर में। ठीक है। मतलब हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ पे होता है, तो न्यूक्लियस या सेंटर ऑफ द लेंस में। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अब आई बॉल में बचा क्या, तो हमारा यहाँ पर क्या था, कॉर्निया था और ये स्क्लेरा था, जो दोनों जहाँ पर मिला उसको क्या कहते हैं, लिम्बस। तो चलिए अब लिम्बस के बारे में डिस्कशन करते हैं। लिम्बस क्या है, जंक्शन होता है कॉर्निया और स्क्लेरा के
बीच में, यहाँ पर इसी को जो ये लिम्बस पाथ है ना, इसी को हम कहते हैं साइट फॉर कॉर्निया स्टीम सेल। यहाँ पर कॉर्निया का स्टीम सेल मिलता है। अगर हम आईबॉल में देखें तो ये सबसे आगे यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए हमारा क्या है, स्क्लेरा है, ठीक है, और ये हमारा आइरिस है। तो ये वाला जो पाथ है ना, ये वाला पाथ, उसी को हम कहेंगे लिम्बस, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई बोलेगा लिम्बस तो आप समझ गए, तो कॉर्निया और कंजक्टिवा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि ये लिम्बस जो होता है मेनली कॉर्निया वर्सेस कंजक्टिवा में प्रेजेंट होता है। तो कॉर्निया एवेस्कुलर होता है, लेकिन कंजक्टिवा क्या होता है, वेस्कुलर होता है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है और जो कंजक्टिवा है वो क्या है, ट्रांसलूसेंट होता है। अब ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में क्या डिफरेंस होता है? तो ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब है कि जब लाइट इनकाउंटर करेगा ट्रांसपेरेंट मटेरियल को, तो ये पूरा लाइट पास कर जाएगा उसके थ्रू, जैसे कि ग्लास, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसलूसेंट है वो क्या करता है, कुछ ही लाइट को क्या करता है, अलाउ करता है उसके थ्रू पास करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में कुछ प्लास्टिक हो जाएंगे ट्रांसलूसेंट का, और ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल ग्लास हो जाएगा, ठीक है। तो कॉर्निया और कंजक्टिवा में क्या डिफरेंस था, कॉर्निया और कंजक्टिवा, ठीक है। तो कॉर्निया क्या है, ए वेस्कुलर है और कंजक्टिवा वेस्कुलर है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, कंजक्टिवा ट्रांसलूसेंट है। कॉर्निया में कोई भी ग्लोबुलर सेल प्रेजेंट नहीं होता है और कंजक्टिवा में ग्लोबुलर सेल प्रेजेंट होता है। जो स्टीम सेल होता है ना कॉर्निया में, वो लिम्बस में प्रेजेंट होता है, लेकिन कंजक्टिवाइटिस का बात करें तो इसमें जो स्टीम सेल है वो फॉर्निक्स में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हम इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन भी देख लिए, ठीक है। अब जानते हैं कि लिम्बस की इंज्यूरी कैसे होती है। अगर लिम्बस पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड इंज्यूरी भी पढ़ना होगा। तो मेनली ये इंज्यूरी होता है लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का जो ट्रांसपेरेंसी है वो ख़त्म होने के कारण। लेकिन मोस्ट कॉमन अगर इंज्यूरी पूछा जाए तो केमिकल के कारण होती है। लिम्बस का मोस्ट कॉमन इंज्यूरी क्या होता है, केमिकल इंज्यूरी, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो, इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, तो लिम्बस सेल को ट्रांसपेरेंट करके अदर आई से, अदर आई में जो लिम्बस सेल है उससे क्या करेंगे, ये लिम्बस सेल को ट्रांसप्लांट करवा करके सही कर देंगे, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या था, हम तो पूरी ये कॉर्निया के बारे में पढ़ लिए, लिम्बस के बारे में पढ़ लिए। अब स्क्लेरा के बारे में आते हैं। ये थिनेस्ट और वीकेस्ट पार्ट होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब करते हैं आई बॉल। आई बॉल का हमने ये देखा कि कॉर्निया का कौन कौन सा डिजीज हो सकता है। अब आते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट में हमने ये देखा था कि जो हमारा ऑर्बिट है वो 30 ml का है और हमारा जो आई बॉल है वो 6 ml का है और ये इजीली फिट हो जाता है 6 मसल और एक नर्व सिस्टम के द्वारा, नर्व के द्वारा, ठीक है। लेकिन अब दो ऑर्बिट के बीच में एंगल कितना है, लेटरल एंगल कितना है, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो अगर एंगल देखेंगे लेटरल वॉल्स के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल होता है और अगर मीडियल वॉल के बीच में देखें तो पैरेलल होते हैं दोनों एक दूसरे के। और मीडियल और लेटरल में देखें तो मेनली 45 डिग्री का एंगल होता है। लिख लेते हैं, लेटरल वॉल्स में कितना होता है 90 डिग्री, मीडियल वॉल में पैरेलल होते हैं और लेटरल और मीडियल वॉल के बीच में कितना एंगल होता है 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हमारा ब्रेन से आता है, क्या आता है, ऑप्टिक नर्व, वो कितने डिग्री पे बाइफरकेट होता है, तो वो होता है 23 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 23 डिग्री पे। ये बातें याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
चलिए अब सेकंड लेयर के बारे में बात करते हैं। सेकंड लेयर में हमने क्या पढ़ा था कि ये एक वेस्कुलर पोत है। क्या है? वेस्कुलर पोत है, जिसमें मेनली कोराइड, सिलियली बॉडी और आइरिस प्रेजेंट होता है। तो मिडिल लेयर ऑफ जो आई है ना, उसका दूसरा नाम हम ये ऊविया भी कहते हैं। क्या? ऊविया। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो समझ लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा अपर लेयर है, जिसको हम फाइब्रस लेयर कहते थे। इसमें कौन कौन सा पार्ट था? कॉर्निया, स्क्लेरा और बीच में लिम्बस। अब आते हैं बीच वाला लेयर। तो बीच वाला लेयर ऐसे भी ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू कलर से हम डिनोट कर रहे हैं, ये हमारा बीच वाला लेयर है। इसको कहते हैं कोराइड। ये आगे जाके क्या बनता है? सिलियली बॉडी बनता है, और उसके बाद एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको आइरिस कहते हैं। ठीक है। और बीच में क्या होता है? पिपिल होता है। तो सबसे पहले हम आइरिस के बारे में पढ़ते हैं। तो आइरिस क्या है? एंटीरियर एक्सटेंशन है सिलियली बॉडी का। ठीक है, जिसके बीच में क्या होता है? पुपिल होता है। ये आइरिस है ना, ये डिवाइड करता है हमारा कि ये जो एक्वस ह्यूमर है उसको दो पार्ट में, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। जैसे कि देखिए यहाँ पर सिलियली लिगामेंट से हमारा यहाँ पर मान लीजिए लेंस है। ठीक है, और लेंस के आगे वाला जो पार्ट होता है उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो एक्वस ह्यूमर को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इसको कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर और इसको कहते हैं एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, तो आइरिस डिवाइड करता है एक्वस ह्यूमर को दो पार्ट में, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर में। आइरिस का दो लेयर होता है, एक होता है स्ट्रोमा, एक होता है पिगमेंटेड इपिथेलियम। स्ट्रोमा में क्या होता है ना, मेलानिन प्रेजेंट होता है, और इसी में स्पिंक्चर और डायलेटर मसल भी प्रेजेंट होता है। और पिगमेंटेड इपिथेलियम में जो पोस्टीरियर पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन क्या है? स्ट्रोमा है, और पोस्टीरियर पोर्शन पिगमेंटेड इपिथेलियम है। तो ये जो पिगमेंटेड इपिथेलियम है वो उसी में न्यूरो रेटिना और रेटिनल इपिथेलियल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं। सबसे पहले इसके बाद क्या है, तो इसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं कोरालेटी। कोई भी कोरल लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है उसको कोरालेटी कहते हैं। तो इसमें मेनली क्या है, हमारा पिपल सराउंडेड होता है कोरल लाइक स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब ये हमारे जो आई है उसमें दो आर्टरी होते हैं। एक मान लीजिए ये क्या है, हमारा पुपिल है, इसके चारों तरफ जो आर्टरी होता है उसको माइनर आर्टरी कहते हैं, और एक होता है मेजर आर्टरी। ठीक है, तो अगर कोई भी इंजरी मेजर आर्टरी में होगा ना, तो उसको उस डिजीज़ का नाम कहते हैं हाइफेमा। मतलब इंजरी होता है आइरिस में, जिसके कारण हमारा मेजर आर्टरी क्या होता है? अफेक्ट होता है, उसी को कहते हैं हाइफेमा। ठीक है, चलिए अब सिलियरी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। तो सिलियरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा अभी देखा था हमने, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक होता है फोल्डेड पार्ट, एक होता है प्लेन पार्ट। जो फोल्डेड पार्ट होता है उसको पार्स प्लिकाता कहते हैं। क्या? पार्स प्लिकाता। और जो फोल्डेड पार्ट नहीं होता है उसको कहते हैं पार्स प्लेना। क्या? पार्स प्लेना। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो हमारा सिलियरी बॉडी होता है ना, इसी से इनक्लोज होता है। किससे? पास प्लिकेटा और पास प्लेना के बीच में। अब इसका फंक्शन क्या है, तो सिलियरी बॉडी का सबसे पहला फंक्शन है एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करना, और दूसरा फंक्शन है एकोमोडेशन का करना, लेंस को एकोमोडेट करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब पीछे का पार्ट कोराइड, ये जो कोराइड है ये क्या होता है, ये कोरियन की तरह लुक लाइक होता है। ये मोस्ट वेस्कुलर पार्ट है आईबॉल का। 85% इसी में क्या होते हैं, आईबॉल का ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है। इसमें जो मेन, अब ये तो ब्लड वेसल में आ गए, अब वेन की बात करते हैं। तो वेन कौन सा होता है, तो वॉर्टेक्स वेन होता है। और अगर आर्टरी की बात करें तो कौन सा आर्टरी होता है, तो कोराइड आर्टरी होता है। ठीक है, तो ये जो वॉर्टेक्स वेन है ना वो आता है कोराइड से। ठीक है, अब इस कोराइड में भी अगर कैंसर की बात किया जाए तो दो तरह का
मैलिग्नेंट कैंसर होता है, ठीक है। एक होता है चाइल्ड में, एक होता है एडल्ट में। तो मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर बात किया जाए एडल्ट में तो वो होता है मेलानोमा, ठीक है। और अगर चाइल्ड में बात किया जाए मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर इन द चाइल्ड तो वो होता है रेटिनोब्लास्टोमा। अगले वीडियो में हम रेटिना के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।